चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट में जो है ये जो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद एक पार्ट में रॉकेट प्रॉब्लम्स कर दिया है, और फिर इसके बाद जो है इम्पल्स एक पार्ट में कर दिया है, और स्ट्रिंग मोशन लास्ट पार्ट में। तो 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक, इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ज़्यादा, तो इम्पल्स के क्वेश्चन बहुत काफ़ी पूछे गए हैं, लेकिन सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, क्योंकि इसी का पूरा रोल अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच ट्राइज टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। मतलब किसी बॉडी का जो स्टेट है उसको चेंज करे या करने का प्रयास करे, जरूरी नहीं कर ले। ठीक, मतलब कोई चीज़ रखा हुआ है, उसको मूव कराना चाह रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वो फोर्स में आ जाएगा, मूव करे या ना करे, मतलब उसका स्टेट चेंज हो या चेंज करने का प्रयास कर रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब जो फोर्स का जो है इसके डिटेल, पहली बात तो ये पोलर वेक्टर है, कभी पूछा गया है ये। तो फोर्स जो है यहाँ से पहले यूनिट वगैरह हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, या यही आपका 1 न्यूटन हो जाता है। ये एसआई सिस्टम हो गया इसका, और यही आपका जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है 1 डाइन, और ये हो गया आपका सीजीएस हो जाता है। डायमेंशन फेमिलियर हो चुके हो, क्या हो जाएगा बताओ, mlt टू पावर -2। इसकी एक यूनिट और होती है किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट। तो किलोग्राम वेट को आप जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी मीन्स यहाँ पर 9.8 हम या 10 जो भी दिया हो, ये आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें, न्यूटन में। ठीक, ऐसे ही ग्राम वेट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइन में हो जाएगा। ये 2 यूनिटें आपको मिलती रहती हैं। तो कहीं भी किलोग्राम वेट मिल रहा है तो उसको 9.8 करोगे तो न्यूटन में आ जाएगा, और ग्राम वेट है तो उसको 980 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स जी का सीजीएस वैल्यू है, तो ये डाइन में आ जाता है। तो ये 2 यूनिटें आपकी इसकी और हुई। दूसरी चीज़, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू बोल दो 10⁵ डाइन होता है। ठीक, इसके बाद इसके बहुत भाई बंधु हैं फोर्स के, टेंशन, वेट, रिएक्शनल फोर्स, तमाम सारे फोर्सेज, इलेक्ट्रिकल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारा परिवार इनका है। ठीक, तो इसमें एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे, जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स में आता है, और उसका रीजन होता है जी की वैल्यू बहुत नेग्लेजिबल होती है, इसीलिए वो सबसे वीक फोर्स कहा जाता है। दूसरी चीज़ आती है सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल क्या होते हैं, जो आपके लाइन ऑफ एक्शन टुवर्ड द सेंटर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, और जो सेंटर की ओर या लाइन ऑफ एक्शन काम ना करें उनको क्या कहेंगे, नॉन सेंट्रल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कोई चार्ज आपके ये रखा हुआ है Q1 एंड Q2, अब ये आपका लाइन ऑफ एक्शन से काम कर रहा है, इसको क्या कहोगे, सेंट्रल फोर्स कहोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स में आ जाओ। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये FC ये टूवर्ड सेंटर काम कर रहा है, और एक फोर्स और काम करता है, ये क्या हुआ, टेंजेंशियल फोर्स हुआ। तो ये जो FC है ये कौन सा हुआ, सेंट्रल फोर्स हुआ, और ये क्या हुआ, नॉन सेंट्रल फोर्स हुआ। पॉइंट क्लियर हो गया, ये कौन सा हो गया, सेंट्रल, और ये क्या हो गया, नॉन सेंट्रल हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, इसके बारे में बता चुके हैं। कंजर्वेटिव जहाँ
एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, इलेक्ट्रिकल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे के सारे कैसे हैं, सेंट्रल फोर्स, वो कंजर्वेटिव हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं। और एक बात और बताया था कि कंजर्वेटिव पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो ये 2-3 पॉइंट आपके फोर्सेस के बारे में हो गए। और इसके बाद जो फ्री बॉडी डायग्राम में इनकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगी, तो इसके लिए समझ लीजिए कोई ये बॉडी रखी हुई है, इससे मास m है, तो कोई चीज़ रखा है तो रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा। रखा यूँ तो ऊपर काम करेगा, जैसे बोर्ड पर रखा है इधर को काम करेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड्स काम करता है, mg। कोई बॉडी ऐसे लटकी हुई है तो मास m है, mg कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स। और टेंशन कहाँ काम करेगा, अपवर्ड। टेंशन के बारे में भी आगे और हम डिस्कस करेंगे। तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी फोर्सेस के बारे में। तो फोर्स के बारे में इस चैप्टर में मतलब वर्ग का इतना ही पोर्शन आपका है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की आपके 3 लॉज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट लॉ हमने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व मतलब जड़, जैसे जो बैठा है बैठा ही है, चल रहा है चलते ही रहे। कहते हैं ना कि जड़ जैसे बैठे हुए हो, कोई काम धाम नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसी को कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो जो फर्स्ट लॉ है ये है क्या चीज़, कि कोई बॉडी जिस पोजीशन में है उस पर कोई चेंज, उसके स्टेट में चेंज नहीं आएगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करता हो। क्लियर होगा? रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई ना करे। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ, जिससे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इसमें जो है, एक कन्या शांत हो जाओ, ठीक। तो ये मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया हुआ। और ये जो है इनर्शिया 3 टाइप्स के हमने आपको बताए थे। एक हो गया इनर्शिया फॉर रेस्ट, इनर्शिया फॉर मोशन एंड इनर्शिया फॉर डायरेक्शन। इनर्शिया फॉर रेस्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। इस पर रीजनिंग क्वेश्चन टाइप के आएंगे, कोई इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन आपके नहीं फ्रेम होते हैं। तो इनर्शिया फॉर रेस्ट जो है, कोई बॉडी रुकी हुई है, जैसे आप ऐसे समझ लो बस पे बैठे हुए हो और बस सडनली क्या करी, मूव कर गई, तो क्या होता है बताओ? नहीं मतलब क्या होगा, आप पीछे की ओर बेंड हो जाते हो। ऐसे अचानक बस चली, पीछे की ओर आप झुक जाते हो। कारण क्या हुआ कि बस चली, जो पोर्शन आपका बस के टच में वो मूव कर गया और बाकी पोर्शन रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए हमारा आगे नीचे पोर्शन मूव कर गया और पीछे वाला बैक साइड, ऊपर वाला बैक साइड चला गया। ये कहलाता है इनर्शिया फॉर रेस्ट कहलाता है। अब बस अचानक ब्रेक लगाया गया, तब क्या होता है, हम आगे की ओर गिर जाते हैं। अब उसमें क्या रीज़न हुआ कि ये हो गया, फिर वही चीज़ कि बस जो पोर्शन हमारा टच में था, बस रुकी, वो रुक गया, लेकिन पूरी बॉडी तो मोशन में थी। तो आगे जो ऊपर वाला पोर्शन वो क्या हुआ, आगे की ओर बेंड हो गया। ये इनर्शिया फॉर क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। पहले वाला जो था इनर्शिया फॉर रेस्ट था, बस जो है अचानक चली और हम पीछे की ओर मुड़ गए, ये इनर्शिया फॉर रेस्ट कहलाएगा कि रेस्ट में चला तो इसलिए इनर्शिया फॉर रेस्ट, और मोशन में रुका, इनर्शिया फॉर मोशन। और इसके बाद कहीं अब ऐसे बस जा रही है और सडनली वो लेफ्ट मुड़ गई, तो हम लोग क्या होता है, राइट मुड़ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं, अब ये बॉडी जो है इधर को मुड़ी, हम तो पूरा बॉडी वैसे रहना चाहते, तो अपर पोर्शन हमारा राइट साइड को क्या करेगा, ये कहलाता है इनर्शिया फॉर डायरेक्शन कहलाता है। तो 3 टाइप्स के आपके हो गए, एक हो गया इनर्शिया फॉर रेस्ट, इनर्शिया फॉर मोशन एंड इनर्शिया फॉर डायरेक्शन। तो इस पर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दे दिया कि भाई ऐसे दे दिया कि किस लॉ पे बेस्ड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और डेप्थ लेना चाहें तो ये दे देते हैं कि इनर्शिया फॉर मोशन, इनर्शिया फॉर डायरेक्शन, इनमें से कोई दे दिया। तो इस पर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं। क्लियर हो गया?
तमाम सारे और इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस इस तरह के आपके पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ पे यही चीज़ आपको मिलेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ जो है इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक, तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वही किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ये सेकेंड लॉ है आपका। मेन लॉ आपका यही है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड यही से फ्रेम किए गए हैं, तो इसलिए सेकेंड लॉ जो है बेसिक लॉ कहलाता है। अब यहाँ आप जरा ध्यान दो, F इज इक्वल टू आपका ये है dP अपॉन dt, इसको ब्रेक कर लो तो d बाई dt, और ये हो गया आपका mb। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dB बाई dt, और ये v dm अपॉन dt। ठीक, ये बता रहा है यहाँ मास कांस्टेंट है, यहाँ मास वेरिएबल है, यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ वेलोसिटी, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं, या तो मास कांस्टेंट होगा या तो मास वेरिएबल होगा। तो यहाँ से दो बातें हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट ये हो गया कि इफ मास कांस्टेंट हो जाए, m इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट हो जाएगा तो dm बाई dt की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारे पास ये बचा F इज इक्वल टू m, और dv बाई dt ये क्या हुआ, एक्सीलरेशन। तो ये आपका ये निकल आया फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma। अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड में क्या हो गया कि अब हम ये लेते हैं कि इफ v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट हो, और जो v कांस्टेंट हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है dv बाई dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो 0 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू v, और ये आ गया dm बाई, ये दो फॉर्मूले आपके पास आ गए। क्लियर हो गया, एक तो आ गया F इज इक्वल टू ma, और सेकेंड आ गया F इज इक्वल टू v dm बाई, यहां पर जो डाटा आपके पास है dm बाई dt, इसको क्या कहोगे बता दो, इसको कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और v हो गया वेलोसिटी। क्लियर हो गया। तो अब ये फॉर्मूले हमारे अप्लाई कहाँ पे होंगे, जहाँ वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा हो वहाँ पैदा होगा एक्सीलरेशन, तो वहाँ यूज करोगे F इज इक्वल टू ma। जहाँ पर आपका मास में वेरिएशन आ रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी में कोई चेंज ना होता हो, वहाँ यूज करोगे F इज इक्वल टू v dm बाई dt। ये दो रास्ते आपके पास, कहीं भी फोर्स फाइंड करना है या इस तरह का क्वेश्चन करना है तो तुरंत दो रास्ते आप पकड़ लीजिए। ठीक, इस वाले में हम लोग थोड़ा सा आते हैं एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा लेंगे, तीनों इक्वेशंस हैं और वहाँ का और इसको दोनों मिला लेते हैं, F इज इक्वल टू ma का एप्लीकेशन वहाँ पे आपके पास आ जाता है। उस पर हम लोग जो है क्वेश्चन सारे हमने जो यहाँ के थे हमने ले लिया था, आपको स्ट्रेट मोशन में वहाँ बता दिए सारे। इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे कि जहाँ पर मास में वेरिएशन आ रहा है, इस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के न्यूटन सेकेंड लॉ के दोनों फॉर्मूले आपके काफ़ी इफेक्टिव हैं, इन पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक, ये सब करा चुके हैं, इस पर हम लोग हो ही चुका है, इस पर जो प्रॉब्लम्स हैं इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। तो दोनों के एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन आ रहा हो वहाँ पे F इज इक्वल टू ma, और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो वहाँ क्या यूज करोगे, F इज इक्वल टू v dm बाई dt। ठीक, अब इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड लॉ भी निपटा लेते हैं इसी में। और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है। हर चीज़ का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। बोलो, जैसे अब तुम्हारा जो है मास 60 kg है, तो 60 kg का जितना तुम डाउनवर्ड्स फोर्स अर्थ लगा रहे हो उतने फोर्स तुम पर ऊपर लगा रही है, उससे थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं है। थोड़ा भी ज़्यादा होता तो हवा में उड़ रहे होते। तो जितना हम लगा रहे हैं उतने, जितना हम एक्शन करें उतने ही कहीं क्या हो रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक,
इक्वल एंड अपोजिट हमने बताया, जैसे 1 कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, ठीक, ये 5 का है। अब कह रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि यदि ये इस पर 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहा हो तो ये किस पर कितना लगेगा, वो भी 10 ही करेगा। अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। तुम्हारा मास 60 kg, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, कोई मतलब नहीं, जितना आपने एक्शन किया उतना ही आपको रिएक्शन मिला। तमाम इस पर भी रीजनिंग क्वेश्चंस टाइप के ऐसे ही आ जाएंगे। स्विमिंग हो गया आपका, आप कर रहे हो तो क्या करते हो, पानी को पीछे करते हो, आप आगे जाते हो, जंप करते हो, कूदते हो, तो स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया। सारे एग्जाम्पल्स आपके थर्ड लॉ पे आ जाते हैं। और थर्ड लॉ एक चीज़ और है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करता है। आल्सो स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पूछा गया है आपका, ठीक। इसके बाद इसमें एक चीज़ और, थोड़ा एप्लीकेशन पे हम आ जाते हैं कि या चलो उसको इम्पल्स में लेते हैं, यहीं चलते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। इसके बाद हम आ जा रहे हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बता चुके हैं कि जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। जैसे कोई आप कार में बैठ कर रहे हो, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो तो कार रेफरेंस फ्रेम हो गया, मून पर कर रहे हो तो मून रेफरेंस फ्रेम, अर्थ पर कर रहे हो तो अर्थ रेफरेंस फ्रेम हो गया, ट्रेन पर कर रहे हो तो ट्रेन रेफरेंस फ्रेम हो गया। ये रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है इनर्शियल, दूसरा कहलाता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज रेस्ट और व्हिच मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेशन जीरो हो, ऐसे रेफरेंस फ्रेम को कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और ये क्या हो गया? जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पैदा क्या होगा? एक्सीलरेशन। उसको क्या कहोगे? नॉन इनर्शियल कहोगे। तो यदि कोई रेफरेंस फ्रेम आपका रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जैसे कार है, कार रुकी हुई है, आप कोई ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, वो इनर्शियल हो गया। कार कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, वो आपका क्या हो जाएगा? इनर्शियल ही हो जाएगा। लेकिन जब वो वेरिएबल वेलोसिटी चलेगी तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। इसके बाद होल्ड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करता है, ये नहीं करेगा। आल्सो कॉल्ड अनएक्सिलरेटेड न्यूटोनियन गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं इसको, क्योंकि न्यूटन लॉ को होल्ड करता है। और इसको क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम को, इसको मैथमेटिकली यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, इवन f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको कहेंगे अनएक्सीलरेटेड, और इसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेटेड कहेंगे। तो उसके कई नाम हो गए, न्यूटोनियन हो गया, गैलीलियन हो गया, अनएक्सीलरेटेड हो गया, और इसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। तो इधर तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते थे, तो हमें लग रहा है सब लोग कर लोगे, कोई खास चीज़ नहीं है ये। हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि F इज इक्वल टू दिया गया है आपको 20I10 G न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो U इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया। इट्स पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन आपको वेक्टर से ही मिल रहा है, कह रहे हैं इसका पोजीशन वेक्टर 10 सेकेंड में पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। पोजीशन वेक्टर मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो समझ गो, जहाँ पर फोर्स है, जहाँ पर फोर्स है वहाँ एक्सीलरेशन है, वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ मात्र एक हथियार आपके पास v इज इक्वल टू dy/t होता है। तो अब बताओ यहाँ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे? S इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ at। u की वैल्यू क्या है? 0 है। प्लस एक्सीलरेशन दिया गया तो हाफ प्लस लेंगे। अब एक्सीलरेशन जरा देख लो, डायरेक्ट एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दो तो 5। वैसे क्वेश्चन यही कई बार पूछा गया है, तो यहाँ हम बता दे रहे हैं कि ये F इज इक्वल टू m। अब यहाँ पर आपका ये हो गया 40I हो जाएगा प्लस 10J हो जाएगा, और अपान मास 5 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 8I प्लस 2J हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन वहाँ पर मास 1 kg दे देते हैं,
और मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये ए निकल आया, अब यहाँ पे यूज कर लीजिए ए को, 8i प्लस 2j और t की वैल्यू आपको गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 100 का बाई 2 50, तो कितना आ जाएगा 400i और प्लस 100j। तो ये 400i प्लस 100j आपका ऑप्शन हो गया। ओके, क्वेश्चन सेकेंड है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए लगभग उसी तरह थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया यहाँ पर, हैज़ अ वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू, यहाँ पर v इज इक्वल टू 6j है, करेक्ट नहीं किया, v इज इक्वल टू यहाँ 6j कर लेना, ठीक। द फोर्स इज, अब फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो क्या फाइंड करोगे, पहले एक्सीलरेशन फाइंड करोगे। तो एक्सीलरेशन के लिए अब क्या करिए बताइए, क्या क्या दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पर F दिया है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन, करें 10 सेकेंड पे वेलोसिटी, ये आपको जो दिया गया है 6j यहाँ पर है, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताओ, a body mass 5 kg under the action of constant force has velocity t is equal to 0 as, यहाँ पर 0 ही होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, t is equal to 10, चलिए हम ये लेकर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो v is equal to u प्लस at लगा रहे हैं। b की जगह हमने 6j, ठीक, u की जगह 0 कर दिया। एक्सीलरेशन अभी हम a ही ले लेते हैं, और टाइम कितना दिया है 10, ठीक। यहाँ पर ये u छूट गया है, गलत हो गया है, चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे u दिया है, कुछ डाटा वो हट गया है, यहाँ पे u मतलब चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं 6j, और u की वैल्यू मान लीजिए 2i माइनस 3j समथिंग इस तरह का डाटा था यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर हमने लिखा a इंटू 10, ठीक। अब क्या करो, a की वैल्यू फाइंड कर लो। अब a की वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगा, 6j माइनस 2i और प्लस 3j, हम ऐसे इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, डाटा कुछ और है वहाँ पर, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, ये है v इज इक्वल टू 6i माइनस 2j, ठीक। फिर से हम दोबारा कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर प्रिंट कर दिए, दोबारा देखिए कि v की वैल्यू आपको गिवन है 6i माइनस 2j, ठीक। ये u हो गया आपका, और v इज इक्वल टू आपको जो दिया गया है वो है 6j, इसको u करेक्ट कर लेना, ठीक। अब u दिया है, v दिया है, तो एक्सीलरेशन फाइंड कर लो। तो क्या करोगे बताओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v की जगह 6j, u की जगह 6i माइनस 2j प्लस a इंटू 10। बोलो यहाँ से अब बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6j, और ये आएगा इधर को आएगा प्लस, तो कितना आ गया 8j हो गया, और ये माइनस 6i हो गया, और नीचे क्या हुआ 10 हो गया, ठीक। और मॉडिफाई करना चाहो तो माइनस 0.8j और माइनस 0.6i हो गया आपका। अब आपको निकालना क्या है बताइए, फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या करोगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आप फाइंड कर चुके हो, मास आपको दिया गया है, बोलो। तो अब डाटा थोड़ा इसमें गड़बड़ मिल गया आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिफ्ट ऑफ मास 500 की डिसेंडिंग विद, अब इधर देखिए
थोड़ा सा ये लिफ्ट का दोनों का मिला जुला केस है कि लिफ्ट ऑफ मास m दिया है आपको कितना 500 kg, डिसेंडिंग विद स्पीड ऑफ स्पीड u दिया है 2 मीटर पर, its supporting cable begins to slip, thus allowed to fail with a constant acceleration a is equal to 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of the fall through a distance of 6 meter, h is equal to आपको कितना दिया है 6 मीटर। तो ये आपको डिस्टेंस वो क्या फाइंड करना, काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन जरा समझिए, कुल मिला के बात ये हो गई कि जो लिफ्ट है वो कैसे है, एक्सीलरेशन जी से नहीं गिर रही है, ए से गिर रही, ए दिया गया है, ठीक। तो कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी 6 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये बताओ। काइनेटिक फार्मूला क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर। मास तुम्हें मालूम है, क्या नहीं मालूम है, वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो 6 मीटर पे क्या लगा निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। अब वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। अब ये बताइए u आपको गिवन यहाँ पर है, फार्मूला कौन सा यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस यहाँ एटी की जीटी, एटी की जीटी बहुत बता चुके हैं, क्या होगा एटी होगा, एक्सीलरेशन गिवन, कोई एक्सटर्नल सोर्स बॉडी मूव कर रही वहां जी काम नहीं करता है, जी केवल आइडियल मोशन के लिए काम करेगा, बार बार बता चुके हैं, ध्यान दे रही है इस चीज को। कोई एक्सटर्नल सोर्स काम कर रहा है वहां जी काम नहीं करता है, वो सिर्फ काम करेगा फ्रीली, आपको अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिए, डाउनवर्ड्स वो गिर रहा है, और वो भी वैक्यूम में, तब वो जी काम करेगा, अदरवाइज जी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर u प्लस वो क्या फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी, तो नहीं, तो ये नहीं लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u की वैल्यू बोलो कितनी दी गई है, 2 का स्क्वायर प्लस एक्सीलरेशन कितना दिया है 2, हाइट कितनी दी गई है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 24, तो मिलके कितना हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv, तो हाफ मास कितना है 500, और b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दी गई है 20, तो यह आ जाएगा आपका 500 इंटू, ठीक, नहीं स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हम b स्क्वायर की ही वैल्यू निकालें 28, क्लियर हो गया। 28 तो हमने b स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा, और किलो जूल में करने के लिए 0.3 और लेफ्ट साइड कर दो तो आपका, हाँ हाँ वही एच करो चाहे एस करो, ये एस की जगह जो भी यूज करो, कोई भी यूज करते हो, ठीक। मतलब अब ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी ये, ठीक। अब ये आया आंसर जूल में, अब इसी को जो किलो जूल करोगे तो समझो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको तुम ये लिख सकते हो कि 7 इंटू 10⁻³ जूल, या इसको लिखो 7 किलो जूल, बस। ये सब कन्वर्जन, इस पर बहुत ध्यान दिया करो, यहाँ गलतियां बहुत करते हो। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले MNR में बहुत पहले 88 के आसपास आया था। ये पहले ये इंजीनियरिंग का एक एग्ज़ाम होता था MNR मोतीलाल नेहरू करके, उसके बाद फिर ये IT में और फिर मेडिकल में क्वेश्चन रिपीट हुआ, मेडिकल में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है ये देखिए ध्यान से, ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg, इस ब्लॉक का जो मास दिया गया है वो कितना दिया है 2 kg, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, ऐसे है ये, इज स्टॉक अ जेट रिलीजिंग ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, ये जानते हो क्या है m/t 1 kg पर सेकेंड, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सीलरेशन आपको ब्लॉक का फाइंड करना है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, जो डाटा दिया गया फोर्स अपॉन मास का है,
तो कौन सा पहले फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? फोर्स फाइंड करेंगे। अब फोर्स के लिए हमें बताओ, फोर्स के तो दो रास्ते तुम्हारे पास हैं। एक रास्ता आपका F = ma वाला है, एक रास्ता F = v dm/dt वाला। कौन से चलोगे? क्योंकि यहाँ देखो dm/dt दिया गया है, तो हम ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे कि v dm/dt, और v आपको दिया है 10, ये दिया है 1, तो आंसर क्या आया? 10। फाइंड करना है एक्सीलरेशन, तो क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, तो 10/2, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। क्लियर हो गया? तो लगभग यही डाटा कई बार रिपीट हुआ है, सेम डाटा रिपीट हुआ है क्वेश्चन का।